जय हिंद साथियों, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली हमारी इंग्लिश की जो क्लास थी उसमें हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होते हैं उसको समझा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा। और हमने ये भी सीखा पिछली क्लास में कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे अलग करते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। आज हम सेंटेंस के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे एक एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छी अच्छी क्लासेस का अरेंजमेंट करता हूं। तो आप सब प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम आज की क्लास के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। पहले हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है और आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहला ही दिखा है एडजेक्टिव, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। ये तीनों एक ही प्रकार है। जो सेंटेंस का पहला प्रकार है एडजेक्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जब आपको किसी प्रकार का कोई डिक्लेरेशन देना हो, आपको क्या देना हो, किसी प्रकार का कोई डिक्लेरेशन देना हो। जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि आपके 3 दिन बाद मैं कोई एग्जाम लूंगा, तो मैंने क्या किया, एक घोषणा की, एक डिक्लेरेशन दिया, आपको एक कंफर्म न्यूज बताई कि आपके 3 दिन बाद कोई एग्जाम होगा। या फिर जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको बताया जाता है कि जैसी सर्दी आई, टीचर्स ने आपको बोला कि आपकी स्कूल का टाइम इतने तारीख से चेंज हो जाएगा, तो एक स्कूल की तरफ से डिक्लेरेशन है। तो जब कभी भी आप कोई डिक्लेरेशन से रिलेटेड वाक्य बनाना चाहें या उसको बोलना चाहें तो आप यूज करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। फिर सेकंड सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले एक बार इन सबको देखते हैं। फिर एक इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपेटेटिव सेंटेंस और एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टोटल आपके सेंटेंस जो है ये 5 प्रकार के हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन 5 प्रकार के सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस। ध्यान से सुने, एडजेक्टिव सेंटेंस का यूज, ये यूज कहां पे होता है। अभी मैंने बताया जब हम किसी तथ्य को दावे के साथ या दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। आप कोई चीज दावा करते हो किसी के साथ, जैसे मैंने बोला ये पेन मेरा है, तो मैं दावा कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं दिस इज द माई, यह पेन मेरा है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं ये कार तुम्हारी है, तो ये भी मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कार तुम्हारी है। उसी तरह से ऐसे कोई भी सेंटेंस हो तो आप पहला चीज आप हमेशा स्टेटमेंट यानी कि आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। या फिर किसी भी कोई घटना या किसी वस्तु का वर्णन, जैसे आज आपके घर में कोई कार लेके आए। अब नेचुरल है, जब घर में नई कार आई तो रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ हम उसके बारे में उसकी खूबियां बताते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो आप किसी भी चीज का, जब वस्तु का वर्णन करो तो भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी चीज, अब वो क्या हो सकता है, चाहे वह नकारात्मक हो या स्वीकारात्मक, दोनों चीजें हो सकती है। आज मेरे पास कोई गाड़ी है, कई लोग उसको अच्छा समझेंगे तो अच्छाई करेंगे, अच्छाई में भी वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस काम लेंगे, और कोई अगर पसंद नहीं करेगा तो बुराई करेगा, तो बुराई में भी वो क्या काम लेगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही प्रयोग में लेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां लिखा मैंने, शिवानी हैज डन हिज क्लास 10th फ्रॉम शहीद भगत सिंह सेकेंडरी स्कूल। मैंने क्या कहा, शिवानी ने हैज डन हिज क्लास 10th, मतलब शिवानी ने अपनी कक्षा 10 जो है कहां से कंप्लीट की, शहीद भगत सिंह सेकेंडरी स्कूल, यानी कि शहीद भगत सिंह सेकेंडरी जो स्कूल है वहां से शिवानी ने कक्षा 10 को कंप्लीट किया। तो ध्यान से सुने, यहां पे हाईलाइट है, मैं शिवानी के बारे में एक बात डिक्लेयर कर रहा हूं कि उसने कक्षा 10 कहां से स्टार्ट अपनी कंप्लीट की थी, शहीद भगत सिंह से। तो मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जिसको मैं पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि उसने वहां से उसको कंप्लीट किया, क्योंकि मैं जानता हूं या दावा कर सकता हूं, मुझे पता होगा उसके बारे में। तो ये पहला सेंटेंस उसका हुआ। उसी प्रकार ही मे विन द प्राइज, अगर मुझे विश्वास है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो वो क्या हो सकता है, ही मे विन द प्राइज। यहां पे एक व्यक्ति है ही, उसकी एबिलिटी के ऊपर मुझे ज्यादा विश्वास है, तो मैं क्या कहता हूं, वो प्राइज जीत जाएगा। तो इस प्रकार के सारे सेंटेंस अपने क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव, एडजेक्टिव या फिर
आप इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। बात करें अगले सेंटेंस की तो वो आता है इंटेरोगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी किसी से प्रश्न पूछना। तो प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? दो प्रकार से। तो ध्यान से सुनना, जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न भी तो दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न दो प्रकार के कौन से? पहला इधर और दूसरा इधर। पहला प्रश्न है यस या नो वाले क्वेश्चन। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या तुम लड़के हो, तो अगर वो लड़का होगा तो यस बोलेगा, नहीं तो वो नो बोलेगा। उसी प्रकार से मैंने पूछा क्या ये कार तुम्हारी है, तो वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है। तो पहले प्रश्न तो इस प्रकार के हुए। दूसरा WH क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो अब तुम हाँ या ना नहीं बोल सकते, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो बोलेंगे। जैसे मेरे से कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, तो मैं उसमें यस या नो नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं? माई नेम इज भरत। तो उसी तरह से आप भी बोले। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, जैसे आर यू स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आप अगर स्टूडेंट हैं तो यस लिखें, नहीं तो आप क्या लिखें? नो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अब स्टूडेंट नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, तो आप नो का आंसर देंगे। और अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो यस लिखेगा। तो ये तो हुआ आपका इस प्रकार का सेंटेंस। फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसमें आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पे खेल रहे हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग हियर। अगर आप वहां पे पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग हियर। आप अगर वहां बैठे हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे सिर्फ बैठा हूं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो होता है आपका यस नो वाला, नंबर एक ये, और दूसरा होता है ये आपका जो होता है आपका WH क्वेश्चन, जिसमें आप यस नो के अलावा पूरा डिटेल में आंसर देते हैं। तो ये हुए हमारे दो प्रकार के सेंटेंस है। अब बात करें हमारा अगला सेंटेंस जो 3 नंबर पे है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, क्यों यूज करते हैं, तो इसके यूजेस पढ़ें। जब कभी भी कोई आदेश देना हो, आपको क्या देना हो? आदेश। जब किसी का आप ऑर्डर पास करते हो या फिर आप आग्रह करते हो, आग्रह का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रिक्वेस्ट। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या फिर आपको बोला गया है एडवाइस देना या फिर निषेध, निषेध का मतलब प्रोहिबिशन, कोई चीज के लिए किसी को मना करना के भाव को व्यक्त करना हो, तो हम हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, मैंने सेंटेंस लिखा हेल्प द पुअर, तो मैं ये क्या कह रहा हूं? आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमेशा पुअर लोगों की हेल्प कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। अब गरीब जरूरी नहीं है कि वो पैसों से हो। किसी को अगर पढ़ाई में कमजोरी है, पढ़ाई से कमजोर है, तो हो सकता है स्टडी के मामले में पुअर है। कई लोगों के पास जैसे ताकत कम होती है तो वो ताकत से गरीब है। हमेशा गरीब का मतलब पढ़ाई से यानी कि पैसों से ही गरीब नहीं होता, गरीब कई तरह के हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला हेल्प द पुअर, यानी कोई भी पुअर इंसान है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये एक सलाह भी है और आपके लिए एक रिक्वेस्ट भी होती है। उसी प्रकार डोंट प्लग द फ्लावर, ये आपके लिए ऑर्डर है। ये आपके लिए क्या है? ऑर्डर। यानी कि अगर कोई फूल लगे हुए हैं तो आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि डोंट प्लग द फ्लावर, फूल नहीं तोड़ें। आप कहीं पे जैसे बगीचे में जाते हो और आप फूल तोड़ते हो अचानक से, तो पीछे से ऑर्डर आ ही जाता है कि फूल नहीं तोड़ना। यानी कि आपको अगर हिंदी में बोलेगा तो डांट देगा कि फूल मत तोड़ो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डोंट प्लग द फ्लावर। ये सेंटेंस आपके आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। एक और सेंटेंस देखते हैं, नेवर टेल अ लाई, आप झूठ नहीं बोले। तो ये एक तरह से आपके लिए एडवाइस भी होगी, आपके लिए ऑर्डर भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा। अब टोन पे भरोसा करें। मैं अगर जोर से बोलूं नेवर टेल अ लाई, यानी कि झूठ मत बोलें, और अगर मैं किसी को बहुत ही पोलाइटली बोलूं प्लीज नेवर टेल अ लाई, कृपया आप झूठ नहीं बोलें, तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके सारे आते हैं किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो हमने तीनों सेंटेंस पढ़े। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस की, जिसमें दिया हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अभी जो हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसी के कुछ अलग से नोट्स हैं, अभी हमने खत्म नहीं किया, ध्यान से सुने। पहले भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस था, अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ एक स्पेशल नोट्स हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुने क्या है। कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल और केवल कितने शब्द होते हैं?
एक शब्द ही होता है, जैसे रन, हरी, कैच, कम एंड गो। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप कहीं खड़े हैं और मैं बोलूं गो, आपके सामने सिर्फ इशारा किया गो, आप क्या समझेंगे कि भाई हमें जाने का बोल दिया। अगर आप क्लास में, जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा, कई स्टूडेंट्स आके बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर्स पूरा नहीं बोलता यू मे कम इन, वो क्या बोलते हैं कम इन, यानी कम बोला, आप समझ गए ठीक है मुझे अंदर आना है। तो कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक एक वर्ड से भी आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों से आपको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग कमांड। स्ट्रॉन्ग मतलब एक पावरफुल आदेश मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब आप ऐसे छोटे सेंटेंस जो एक एक वर्ड्स के होते हैं वो एक तरह से ऑर्डर होते हैं। सेंटेंस के अंत में हमेशा आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस निशान का प्रयोग करना है, जो ये लगाया हुआ है ना, इसे बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी कैच, मैं अगर आपके सामने कोई बॉल फेंकूं और आपको बोलूं कैच, तो आप उस बॉल को पकड़ेंगे, आप उसका मतलब समझ गए। कैच का मतलब जो चीज फेंकी गई उसको पकड़ना है। और कम का बोलता हूं उसका मतलब आपको मेरे पास आना है, अंदर आना है। गो का मतलब आपको जाना है। आपने देखा होगा कई बार हम कहीं जाते हैं और हम जल्दी में होते हैं, हम बोलते हैं हरी अप। हरी अप का मतलब क्या हुआ, फटाफट आ जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस सारे किस में आते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें फिर आया हमारे पास 4 नंबर पे क्या, ऑपेटेटिव सेंटेंस। ऑपेटेटिव सेंटेंस क्या होता है, पढ़े इसके बारे में। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभ कामना, जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति क्या करनी हो, शुभ कामना। शुभ कामना कब देंगे, जब उसका बर्थडे होगा। बहुत तरह की चीजें हो सकती है, जब आप किसी का बर्थडे हो, या किसी की शादी हो, या किसी ने बहुत अच्छी सक्सेस अचीव की हो, अच्छे नंबर्स लाया हो। कई तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप उसको शुभकामनाएं देते हैं। तो ऑपेटेटिव सेंटेंस कब कब काम लेंगे, एक तो जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, या किसी के लिए प्रार्थना या दुआ करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार है तो उसके लिए हम गॉड से प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। हमारे एग्जाम्स होते हैं तब भी हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान हमारे एग्जाम्स अच्छे करवाना, अच्छे रिजल्ट दिलवाना। मेहनत हम करते हैं लेकिन फिर भी गॉड से एक प्रेयर जरूर करते हैं। तो प्रेयर करते समय भी हम ऑपेटेटिव सेंटेंस, या फिर किसी को अभिशाप या बद्दुआ देना। कई लोग गुस्से में किसी को बद्दुआ दे देते हैं। पहले के टाइम में श्राप दिया जाता था जिसे कोई अब क्या बोलते हैं, अभिशाप या फिर बद्दुआ, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कर्स, आदि को व्यक्त करने के लिए ऑपेटेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे ध्यान से सुने, एक एग्जाम्पल दिया गया है, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। यानी अगर किसी का बर्थडे है तो आप बोलते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अगर न्यू ईयर की शुभकामना देते हैं तो हम बोलते हैं विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, यानी न्यू ईयर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उसी प्रकार से मे यू बी सक्सेसफुल, तो ये एक मेरे लिए, आपके लिए क्या है, दुआ है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो जब कभी भी आपको किसी के प्रति शुभकामना या कोई प्रार्थना या कोई बद्दुआ हो, इस प्रकार की चीजें व्यक्त करनी हो, ऑपेटेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोलते हैं आगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी बहुत अच्छा नाम है। यहां पे देखें, एक्सक्लेमेटरी का सीधा सा मतलब निकल रहा है कुछ तो स्पेशल है। जब कभी भी आपको आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, सरप्राइज कब होते हैं, आप घर गए स्कूल से, आप छोटे बच्चों, आप घर गए स्कूल से और आपके फादर ने आपके लिए शानदार एक बाइक लाके घर पे रखी। आप देखते ही आश्चर्य हुए, ओह माय गॉड कितनी शानदार गाड़ी, किसके लिए, आपके। अचानक से आपको पता चला कि मेरे लिए है, तो आप शॉक हो जाओगे, क्यों, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, पहले कोई गाड़ी कैसे दिला सकता आपको। ठीक है, उसी प्रकार से दुख, अगर आपको कोई सौरो हो, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपका टेस्ट हुआ, आपके नंबर कम आए, आपको दुख हुआ, या और भी कोई चीज से दुखी हो सकते हो, कोई चीज गुम जाए, कोई बहुत तरह के दुख होते हैं। तो या तो सरप्राइज से रिलेटेड कोई वाक्य हो, या दुख से रिलेटेड यानी सौरो, या फिर कोई खुशी से रिलेटेड यानी जॉय, या आप क्रोधित हो, कोई गुस्से से रिलेटेड वाक्य हो, या आपको कोई चीज से पश्चाताप हो। पश्चाताप यानी आपने कोई ऐसा काम किया जिसको करने के बाद आपको दिल में तकलीफ हो रही है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे गलती से अगर आपके हाथ से छोटे बच्चे को थप्पड़ लग जाए तो एक मन में तकलीफ होती है कि यार छोटा बच्चा तो समझता ही नहीं है, इसको मैंने क्यों मारा। तो जब आप गलत फील करते हो अपने आप को, नहीं मैं वहां गलत था, तो ऐसी चीजें होती है पश्चाताप, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिग्रेट। एक होती है घृणा, यानी किसी से जेलिस फील करना। कई लोग होते हैं जेलिस फील करते हैं, किसी की खुशी देख के गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, उनसे जलन होती है, उस तरह के सेंटेंस हो।
या फिर कोई दुश्मनी शो करनी हो, किसी के साथ दुश्मनी बतानी हो, ऐसे कोई भी आपके भाव हैं तो आप हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान से सुने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। पहला सेंटेंस बनता है व्हाट प्लस नाउन के साथ। अब व्हाट प्लस नाउन के साथ बना तो यहां पे आपको ध्यान रखना है नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये ध्यान से सुने। नाउन आपके 2 प्रकार के हैं और इस प्रकार में आपके पास 3 हैं और इधर वाले में आपके पास 2 हैं। ये जानने के लिए आपको अगली क्लास में आपको अटेंड करनी होगी। तो फिलहाल आप अभी इतना ध्यान रखें कि पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो व्हाट और नाउन से मिलकर बनता है, दूसरा हाउ और एडजेक्टिव से बनेगा, तीसरा व्हाट प्लस एडजेक्टिव और साथ में वापस क्या आ जाएगा, नाउन। अब तीनों के एग्जांपल भी ध्यान से सुने। व्हाट ए कार, व्हाट आ गया और नाउन हो गया अ कार, यानी एक वस्तु, जैसे आपने हिंदी में पढ़ रखी है संज्ञा, जैसे अपन क्या बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होता कि किसी भी पर्सन पीपल का नाम जो होता है या फिर कोई थिंग्स होती है उसके नेम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो व्हाट ए कार, क्या कार है, बहुत सुंदर कार होती है तो हम बोलते हैं क्या कार है। उसी प्रकार से हाउस ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मतलब कोई अगर आपके सामने बहुत सुंदर कार है, बहुत सुंदर घर है, या कोई छोटा बच्चा है या कोई लड़का है कोई लड़की है बहुत सुंदर है, तो आप क्या बोलते हैं, हाउस ब्यूटीफुल। तो वो आप एक तरह से एक्सक्लेमेटरी आप शॉक होते हैं। उसी प्रकार से व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी, जैसे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जैसी पर्सनैलिटी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं जब भी उनको देखता हूं मेरे दिल में एक ख्याल जरूर आता है, क्या बोलता हूं उनको देखकर, व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसी पर्सनैलिटी आज तक कभी किसी की नहीं हुई। इतने बड़े पद पे होने के बाद भी इतना सिंपल, इतना साधारण नेचर, इतना शानदार व्यवहार रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस आपको मैंने 5 प्रकार के बताए। सबसे पहले बताया मैंने डिक्लेरेटिव, फिर दूसरा बताया आपको इंटरोगेटिव, तीसरा आपको मैंने बताया ऑपरेटिव। फिर देखो आपको सारे ध्यान से सुनने, पहले आपको देखो क्या था, सबसे पहले था आपके पास सबसे पहले डिक्लेरेटिव, दूसरा हमने पढ़ा हमारा इंटरोगेटिव, फिर हमने पढ़ा हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ा ऑपरेटिव और उसके बाद हमने इंपेरेटिव के बाद क्या पढ़ा, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव के बाद में पढ़ा हमने एक्सक्लेमेटरी। तो टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, आपको ध्यान रखना है आप किस तरह के सेंटेंस में कौन से भाव व्यक्त कर रहे हो, उसी से पता चलता है कि आप कैसी बात कर रहे हो। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें टोन से पता चल जाता है कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बताया मैंने 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, व्हाट प्लस नाउन, हाउ प्लस एडजेक्टिव और एक व्हाट प्लस आपके साथ उसमें देखो आपको मैंने बताया, आपको मैंने 3 तरह के बताए। पहली चीज बताई व्हाट और नाउन, दूसरा हाउ प्लस एडजेक्टिव और व्हाट के साथ एडजेक्टिव लगाने के बाद आपको फिर से क्या लगाना, नाउन लगाना। तो अब ध्यान से सुने, यहाँ पे नाम आया, नाउन एडजेक्टिव 2 वर्ड आए, यानी कि 2 टॉपिक आपको और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको नाउन और एडजेक्टिव के बारे में पता होगा, तभी तो आप उसका यूज करोगे। तो बहुत जल्द आपसे इसको हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़े, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। आज हमने हमारा समाप्त किया सेंटेंसेस। जय हिंद, जय भारत।